नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब हम धन का मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसके कुछ दिलचस्प विचारों पर गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। ये किताब इस सोच पर आधारित है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता वो गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का मामला है। हाँ, ये एक बहुत ही कहना चाहिए अहम नुक्ता है। हाउसल का तर्क है कि वित्तीय सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप क्या जानते हैं और इस पर ज्यादा कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। ये हमारी भावनाओं, हमारे पूर्वाग्रहों और दुनिया को देखने के हमारे निजी नजरिए से जुड़ा है। तो हमारा आज का मकसद है इस किताब की कुछ सबसे जरूरी और शायद चौंकाने वाली बातों को खंगालना। बिल्कुल। और समझना कि ये हमारे पैसे से जुड़े फैसलों पर कैसे असर डालती हैं। चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़े विचार से जो किताब पेश करती है। पहली बात, पैसे के मामले में आपका दिमाग कितना तेज है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपका रवैया और आपकी आदतें। हाँ। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि हम हमेशा ज्ञान पर जोर देते हैं। ये जरूर पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग है। किताब का एक दिलचस्प हिस्सा है जिसका शीर्षक है कोई पागल नहीं है। इसका सार ये है कि हम सब अपने अनुभवों के आधार पर पैसे से जुड़े फैसले लेते हैं। जैसे जिसने मान लीजिए 1930 की महामंदी देखी हो, हाँ। वो शायद शेयरों को लेकर हमेशा शंकित रहेगा। जिसने ऊंची महंगाई देखी हो, वो नकदी रखने से बचेगा। सही बात है। तो कोई भी फैसला उस व्यक्ति के अनुभव के हिसाब से वो तर्कसंगत लगता है, भले ही दूसरे को वो अजीब लगे। इसलिए दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को तुरंत खारिज करना वो ठीक नहीं। यानी ये समझना कि हमारे अपने अनुभव हमें कैसे आकार देते हैं, ये पहला कदम है। दूसरों को आंकने से पहले खुद को समझना। बिल्कुल। और अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना भी। हम सोचते हैं कि हम तर्कसंगत फैसले ले रहे हैं, पर अक्सर हम अपनी अतीत की कहानियों से वो बंधी होते हैं। अच्छा, व्यवहार की बात तो हुई, लेकिन किताब एक और शक्तिशाली सिद्धांत पर भी जोर देती है जो धीरज मांगता है, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि। ये सुनने में उतना आकर्षक नहीं लगता शायद। हाँ, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली योजना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ। लेकिन हाउसल इसे सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक मानते हैं। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। उनकी 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दशकों तक निवेश बनाए रखा और चक्रवृद्धि को अपना जादू करने दिया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। बल्कि अविश्वसनीय धैर्य का नतीजा है। हाँ। तो ये है कि असाधारण नतीजे पाने के लिए जरूरी नहीं कि असाधारण काम किए जाएं। नहीं, बस सामान्य कामों को लंबे समय तक लगातार करना होता है। सही पकड़ा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो अलग बातें हैं। अच्छा, कैसे? अमीर बनने के लिए शायद आपको जोखिम लेना पड़े, आशावादी होना पड़े, लेकिन अमीर बने रहने के लिए वो विनम्रता चाहिए। ये डर चाहिए कि जो कमाया है वो रातों रात जा भी सकता है। हाँ, ये बात तो है। इसलिए बचत और सुरक्षा पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बचत वाली बात एक और दिलचस्प मुद्दे पर लाती है, दौलत जो दिखती नहीं है। किताब में मैन इन द कार पैराडॉक्स का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा मनोवैज्ञानिक अवलोकन है। जब हम सड़क पर कोई महंगी शानदार कार देखते हैं तो हम सोचते हैं, वाह, ये कार चलाने वाला कितना कूल होगा। हाँ, अक्सर यही सोचते हैं। हम शायद ही सोचते हैं, वाह, इस कार का मालिक कितना अमीर है। हम कार की तारीफ करते हैं, मालिक की नहीं। फिर भी लोग अक्सर महंगी चीजें इसी उम्मीद में खरीदते हैं कि लोग उनकी अमीरी और रुतबे की तारीफ करेंगे। तो हम दूसरों की संपत्ति देखकर उनकी प्रशंसा नहीं करते? नहीं, बल्कि उसे अपनी इच्छाओं के आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का वो मनोवैज्ञानिक जाल है। बिल्कुल बिल्कुल। असली दौलत वो है जो आपने खर्च नहीं की। हाँ। वो पैसा जो बैंक में है, निवेश में है, जो भविष्य के लिए बचा है। ये अदृश्य है, अदृश्य दौलत। हाँ। और पैसे का सबसे बड़ा फायदा, हाउसल कहते हैं, ये महंगी चीजें खरीदना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि अपने समय पर नियंत्रण पाना है। सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, ये असली दौलत है। ये अपने समय पर नियंत्रण वाली बात ये बहुत शक्तिशाली है। सुनने में आसान लगता है, पर असल जिंदगी में इसे पाना कितना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल है, खासकर जब हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। और यही किताब का एक और अहम सबक है, सोशल कंपैरिजन यानी सामाजिक तुलना के जाल से बचना। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमा रहा होगा, हमेशा उसके पास बेहतर घर या गाड़ी होगी। इस होड़ का कोई अंत नहीं है। सही बात। हाउसल कहते हैं कि अपनी पर्याप्त की सीमा जानना जरूरी है।
ये जानना कि कब रुकना है, कब कहना है कि मेरे पास काफी है। और जब हम अपनी योजनाएं बनाते हैं तो क्या सबसे तार्किक या गणितीय रूप से सही योजना ही सबसे अच्छी होती है या कुछ और देखना चाहिए? जरूरी नहीं। हॉवर्ज़ल तर्क देते हैं कि तर्क संगत होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यवहारिक होना। व्यवहारिक मतलब सबसे अच्छी योजना वो है जिसके साथ आप लंबे समय तक टिके रह सकें, जो आपकी भावनाओं और जीवन शैली के अनुकूल हो। अच्छा। और हमेशा गलतियों की गुंजाइश रखें। अप्रत्याशित खर्चों या बाजार में गिरावट के लिए एक सुरक्षा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाना बहुत जरूरी है। जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब हमें याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है। नहीं, ये मनोविज्ञान, भावनाएं और व्यवहार का एक कहना चाहिए जटिल मिश्रण है। हाँ, धैर्य रखना, दिखावे से बचना, अपनी जरूरतों को समझना और लगातार बचत करना, ये बातें शायद किसी जटिल निवेश रणनीति से ज्यादा मायने रखती हैं। सही कहा। ये वित्तीय ज्ञान को कमतर नहीं आंकती, लेकिन इस बात पर जोर देती है कि हमारा व्यवहार ही अक्सर हमारी वित्तीय सफलता या असफलता तय करता है। दौलत का असली मकसद स्वतंत्रता और मन की शांति होना चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करना। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, अगर पैसे का सबसे बड़ा फायदा अपने समय पर नियंत्रण पाना है, तो आज अपनी मौजूदा स्थिति में रहते हुए अपने समय पर थोड़ा और नियंत्रण पाने के लिए कौन सा एक छोटा व्यावहारिक कदम उठाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।